के एक इंडिकेटर के बारे में। तो बिफोर आई स्टार्ट, पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम एट बुलबुल एकेडमी हर हफ्ते वेबिनार्स करते हैं ताकि आप लोग को काफी कुछ सीखने मिले, काफी कुछ नया कुछ पता चले एंड मार्केट्स के बारे में इन जनरल क्या मार्केट्स में चल रही है, क्या हो सकता है, इसका भी एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, अगर आपको और इन डेप्थ सीखना है, पढ़ना है, एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है ग्लोबल मार्केट्स में, तो हमारे पास एडवांस लेवल प्रोग्राम है। आप दुबई आ सकते हो, आपका वीजा से स्टे से लेके हर चीज का हम लोग देख लेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है एडवांस कोर्स में तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम के साथ और वो लोग आपको सारी डिटेल्स देंगे। अदर देन दैट, और भी कोई एडवांस लेवल कोर्सेज करने हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके भी अपॉर्चुनिटीज हम देते हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं आज का मेन जो टॉपिक है, फेड के मिनट्स। तो मैं 15-20 मिनट फेड मिनट्स के बारे में बात करूंगा और फिर टेक्निकल्स की तरफ चलूंगा। तो कल रात को 11 बजे दुबई टाइम, मतलब 1 बजे 12:30 बजे इंडियन टाइम, फेड ने अपना मिनट्स रिलीज किया। और जनरली जब फेड ऐसे टाइम पे मिनट्स रिलीज करती है, जनरली 11 बजे ही आता है, मतलब 12:30 वहां का टाइम के हिसाब से, ताकि मार्केट में हमेशा तभी वॉलिटिलिटी बहुत होती है। एंड कल ऐसा एक दिन था कि एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं। मतलब पहले बार ऐसा हुआ, बहुत कभी कभी होता है ये, कि मिनट्स आए पर मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एंड रीजन ये है कि मिनट्स में ऐसा कुछ अलग बोला नहीं गया था। अगर आप देखोगे, जेरोम पॉल ने लास्ट 2 टाइम्स जब बात की थी तो दोनों टाइम उसने काफी हद तक अपने सारे जो भी उसके थॉट्स थे उसने बता दिए थे। तो एज सच मिनट्स में कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड था नहीं, एंड वैसा ही हुआ। तो अगर आप एज अ ट्रेडर कल ट्रेड कर रहे थे तो आपने कल रात को वॉलिटिलिटी देखी होगी, पर कोई भी मूव वन साइड मिला नहीं आपको। ठीक है, एंड ऐसा भी होता है। तो जनरली हम इवेंट्स के टाइम हम जनरली लाइटली पोजीशन रहते हैं या कम पोजीशन के साथ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वी डोंट नो क्या होगा। तो अगर सपोज अगर आप लॉन्ग थे तो भी लॉन्ग का भी ट्रेड नहीं आया और शॉर्ट का भी ट्रेड नहीं आया। अगर आप गोल्ड भी देखो अभी, तो 1830 के आसपास अटक गया है अभी। तो ऐसे सब टाइम पे मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप स्टॉप लॉस डाल के लो और रिस्क रिवॉर्ड लगा के लो। पर अगर आप नहीं लेना चाहते हो, अगर आप उसके बाद इवेंट के बाद ट्रेड करना चाहते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पिछले बार जब मिनट्स लास्ट मंथ हमने डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था मिनट्स के कैसे आप पढ़ सकते हो, मिनट्स का पूरा जो डॉक्यूमेंट देता है वो लोग, 13 पेज का डॉक्यूमेंट आता है, वो आप कैसे पढ़ सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर किसी ने कल डाउनलोड करके अगर वो पढ़ा है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। बिकॉज देखो, ये सारे छोटे छोटे चीजें आपको एक एज देती है मार्केट में ट्रेडिंग के टाइम। आप जितना रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, जितना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, उतना आप इजीली समझ पाओगे और उतने कम शॉक्स मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जांपल मैं अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले यूरोप का सीपीआई नंबर आया था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। क्योंकि ये अभी लाइव डेटा है तो आपको लाइव डेटा के साथ समझाता हूँ कि अभी वो नंबर आया था। मैं इन्वेस्टिंग पे देखता हूँ, जस्ट नाउ वो नंबर रिलीज हुआ था। एंड जनरली यूरोप का जो डेटा है उतना इम्पैक्ट नहीं करता है जितना यूएस का करता है। पर इट्स ऑलवेज गुड टू सी कि क्या 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 बेसिकली यूरोप का हाल क्या है, क्या क्या अपडेट्स है वहां से। तो अगर आप देखोगे, अभी सीपीआई आया है जो इन लाइन है, पर कोर सीपीआई हैज कम अबव एक्सपेक्टेशन, तो ये नेगेटिव है ना। अगर आप ये देखो, ये अभी आया है 2 बजे, मतलब इंडिया में 3:30 बजे, पर आपको अब देखो यूरो ने अपना मूव ऑलरेडी ले लिया था। यूरो वीकन हो चुका था इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस नंबर। एंड इसीलिए भी ये नंबर जानना बहुत जरूरी है कि कब आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मूव मार्केट में पहले हो जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ शॉर्ट मारा तो सोच के कि डेटा नेगेटिव आया है, तो आप पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एंड अगर आप यूरो का देखोगे 30 मिनट्स के हिसाब से, तो यूरो काफी वीक लग रहा है। अगर आप देखोगे तो 1.06 भी तोड़ चुका है अभी। एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट उसका 1.04 की तरफ है। एंड मुझे लगता है अभी उसके तरफ तो आने का फुल चांसेस है। ठीक है, जिस तरह वो गिर रहा है तो उसके पहले सपोर्ट आना मुश्किल है। पर अभी इस सीपीआई के बैकिंग पे अगर 1.06 वापस रिक्लेम करता है तो थोड़ा बहुत रिलीफ आएगा। पर लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से 1.04 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एंड अगर आप डॉलर देखोगे तो डॉलर तो स्ट्रेंथन पे स्ट्रेंथन हुआ जा रहा है।
आप डे चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो कि डॉलर सीधा 108 की तरफ ही बढ़ रहा है, एंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। थोड़े बहुत 30 मिनट चार्ट में आप देख सकते हो अभी एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है 104.7 के आसपास। एंड अभी भी क्या होगा कि आज शाम को आप लोग, जैसे आपको पता होगा कि जीडीपी और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा आएगा। एंड ये डेटा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको समझेगा कि मार्केट आज वन वे और दी अदर, आज और कल में बड़ा मूवमेंट आने वाला है दोस्तों। एंड जबकि कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, पर आज और कल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि अब फेड डेटा डिपेंडेंट हो चुका है। एंड डेटा डिपेंडेंट अगर फेड है तो फेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी है कि डेटा कैसा आ रहा है। तो आज का जीडीपी डेटा जो 7 बजे आएगा इंडियन टाइम में, एंड इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी आएगा आज 7 बजे। एंड कल 7 बजे कोर पीसीई डेटा आएगा। तो अगर वो प्राइसेस इन्फ्लेशन, अगर वो उससे ज्यादा आता है, मतलब अगर समझो कि ये जो डेटा पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं, मैं कल का भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा। कल ये अगर आपका नंबर कोर पीसी का 4.3% एंड 0.4%, अगर ये 0.5 और 4.5 आता है तो मार्केट डॉलर सीधा 106 107 की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, ये बहुत क्लियर है, बहुत क्विक मूव आएगा। तो संभल के रहना इस ट्रेड में, जब भी अगर आप डॉलर रिलेटेड कोई भी ट्रेड ले रहे हो, संभल के रहना। अगर ये ऊपर आता है, अगर ये एज आई सेड 0.5 आता है और ये 4.5 आता है, तो आपका गोल्ड सीधा आपको 1810 पे दिख जाएगा आपको। एंड मेरे हिसाब से वो अच्छी लेवल है बाइंग करने की। अगर आप देखोगे तो ये 1810 का जो लेवल है, ये मैंने बहुत पहले ही मार्क करके रखा है, ये बहुत अच्छी लेवल है बाइंग की। अभी कोई लेवल है नहीं। अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, आपके पास अगर आपको सेल करना है तो 1845 से 50 का रेंज है। इधर अगर आपको सेलिंग मिलती है तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको 1820 से 10 के बीच कोई भी लेवल पे बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड गोल्ड का मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ, मेरा व्यू बेरिश है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो जो ये यूएस के यील्ड्स है, ये भी अभी ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहे हैं जैसे डॉलर दे रहा है। एंड ये 4% की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये 4% की तरफ बढ़ा तो गोल्ड सीधा 1810 की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, सिल्वर आपका 21 की तरफ आ जाएगा। एंड ये दो बड़े सपोर्ट्स है, गोल्ड और सिल्वर, 21 और 1810। ये दो अच्छे सपोर्ट है। अगर आपको बाइंग करनी है, आप यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हो, तो आपको कवर करना है और आपको लॉन्ग जाना है, तो 1810 अच्छी बाइंग है और 21 अच्छी बाइंग है सिल्वर के लिए। ठीक है, तो आज और कल में मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, आज शाम को भी और कल शाम को भी। तो अपने ट्रेड्स उसके हिसाब से रखना, रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से लेना, एंड संभाल के ट्रेड लेना, ये मैं बोलूंगा। ऑयल अगर आप देखो, अभी काफी हद तक गिर चुका है, 76 77 लेवल्स अच्छे सपोर्ट्स है इसके। अगर आप देखोगे, अगर किसी को ऑयल में ट्रेड करना है लॉन्ग की तरफ, अभी थोड़े चांसेस दिख रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। एंड शॉर्ट की तरफ उतना कुछ है नहीं। तो मेरे हिसाब से काफी हद तक गिर चुका है ऑयल। तो यहाँ से अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल इशू अगर आता है, या अगर कोई भी रीजन से मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो ऑयल यहाँ से एक बाउंस बैक तो दे सकता है। US 100 आप देखोगे तो हार्डली गिरा है। अगर आप देखोगे इधर से जो टॉप बना था 12,900 के आसपास से 12,000 आ चुका है बहुत जल्दी। पर US 100 मूवमेंट ही ऐसी देती है। पर 12,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां से एक अच्छा बाउंस आया है। एंड ये 12,200 का लेवल अगर पार हो जाए तो वापस एक बड़ा मूव अपसाइड पे आ सकता है। तो आज और कल में पता चल जाएगा अगर ये ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहे मेन इंडाइसिस के। फॉरेक्स में अगर आपको देखना है तो अभी यूरो यूएसडी का तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जीबीपी यूएसडी देखना है तो जीबीपी यूएसडी में देखोगे तो चार्ट एकदम मस्त रेंज में घूम रहा है। एंड अगर आप इस रेंज में देखोगे तो आपको 1.19 के आसपास अच्छी बाइंग है। जब भी यहाँ आया एक रिवर्सल दिया है। तो अगर कल पीसी डेटा नेगेटिव आता है, मतलब अबव एक्सपेक्टेशन, तो ये लेवल 1.19 का वापस आ सकते हैं जहाँ पे बाइंग कर सकते हो। और अगर आपको ये 1.22 वाला लेवल मिला तो यहाँ पे थोड़ी सेलिंग, या 1.24 तो बेस्ट सेलिंग लेवल है। पर वो आना बहुत, मतलब एकदम जल्दी तो नहीं आएगा, तो वो आप देख के रखना। ठीक है, अदर देन दिस कोई भी और करेंसी कमोडिटी पे बात करना है, गोल्ड का एक बार ओके। गोल्ड का सिद्धार्थ जी वेलकम।
तो आज गोल्ड का अगर आप देखोगे तो 1810 अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। गोल्ड 1810 अगर लेवल आया तो 1810 पे बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो 1800 टू 1810 का जो बैंडविड्थ है उसके बीच में बाइंग आ सकती है। एंड अगर आपको सेल करना है तो 1845 और 50 के बीच का लेवल है, तो ये लेवल पे आप सेलिंग कर सकते हो और ये लेवल पे बाइंग कर सकते हो। राइट नाउ बिल्कुल बीच में है, तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कुछ भी करने के लिए। अभी वैसे भी 3 घंटे में डेटा आने वाला है, तो रादर वेट, देखो डेटा कैसा आ रहा है। अगर डेटा के हिसाब से गोल्ड गिर गया जल्दी तो 1810 पे बाइंग आ सकती है, कर सकते हो। और अगर ऊपर चला गया तो आप देखो कि 45-50 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप अगर 45-50 नहीं पार हो रहा है एंड वहां पे प्राइस अटक रहा है, तो आप वहां पे सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। मेन आइडिया ये है कि फंडामेंटली कुछ बदलता है नहीं बदलता है ये देखना जरूरी है, एंड आज और कल में समझ जाएगा। तो पहले फंडामेंटल्स के हिसाब से फेड के मिनट्स पे चलते हैं। और कोई करेंसी या स्टॉक या इंडेक्स पे किसी को अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे बता दो, मैं अभी सॉल्व कर लूंगा, या हम शुरू कर देंगे फिर अपना। मैं 1 मिनट देता हूँ, किसी को भी कोई क्वेरी है तो बता देना। अगर न्यूज में गोल्ड नीचे आया तो बाय कर सकते हैं, यस। अगर 1810 आता है, 1810 का लेवल आता है तो श्योरली बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उधर वो जनरली ओवरनाइट क्लोजिंग पे तो नहीं ब्रेक होना चाहिए, तो वो एक अच्छी लेवल है। CHF JPY, ओके। CHF JPY, देखो JPY वाले सारे जो पेयर्स है थोड़ा आग से खेलने जैसा है, संभाल के रहना उसमें। अगर आप देखोगे ये भी ब्रेकआउट दे चुका है, 143.67 के लेवल से ब्रेकआउट दे चुका है। अगर आपको बाइंग करनी है तो ये लेवल आप रुक जाना, 143.8 का लेवल अगर आ जाता है तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट आ जाएगा, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। और अगर आपको बेचना है तो अगर 145.8 का लेवल आता है वहां से आप बेच सकते हो, ठीक है। तो ये दो लेवल याद रखना राकेश जी, ये दो लेवल है 143.6 to 8 के आसपास और 145.8, ये दो लेवल में आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। देखो लास्ट 2 हफ्ते में बहुत ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स हुए हैं, ठीक है। एंड जब मार्केट में इतने सारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स होते हैं तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको भी थोड़ा एज अ ट्रेडर एडजस्ट करना पड़ेगा। आप सेम स्ट्रैटेजीज यूज नहीं कर सकते हो जो आप अभी तक यूज कर रहे हो, तो थोड़ा आपको अपने आप को थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड लेना, जहाँ ब्रेकआउट्स हुए हैं वहाँ थोड़ा और संभाल के ट्रेड लेना, और जहाँ ब्रेकडाउन हुए वहाँ पे भी थोड़ा संभाल के ट्रेड लेना, ठीक है। जो रेंज में है वहाँ पे आप आराम से ट्रेड ले सकते हो। इसलिए मैं गोल्ड का वही बोल रहा हूँ कि गोल्ड में कोई सपोर्ट अभी दिख रहा नहीं है सच 1810 तक। तो ये भी जो भी अगर आप देखोगे 30 मिनट्स पे हर बाइंग पे आप देखोगे कि अच्छी खासी सेलिंग आई है, तो हर हाई अब देखो लोअर हाइस का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो इवेंट आएगा तो बहुत जल्दी ये 1810 आ सकता है, तो इसलिए वो लोग इवेंट के बाद ट्रेड करना, इवेंट के टाइम में ट्रेड करना। NZD JPY, राकेश जी सब JPY वाले ट्रेड्स में आए थे, ठीक है। NZD JPY राइट इन द मिडिल है, कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बहुत ही साइडवेज वाला ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब आपको देखना है ये रेंज, तो आइदर आपको 84.5 का ब्रेकआउट के लिए रुकना पड़ेगा, या आप एक 83.6 के ब्रेकडाउन के लिए रुकना। बट एट दिस पॉइंट कोई सच कोई मूव है नहीं। लास्ट वीक हमने ADX डिस्कस किया था, तो अगर आप देखो ADX भी 10-12 के आसपास है, तो ADX भी बता रहा है कि कोई भी ट्रेंड है नहीं एज सच जो बन सकती है। ओके, USD JPY, EURO JPY, ओके। EURO JPY तो ओवरऑल नेगेटिव है। अगर आप देखो EURO JPY पे ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन है जो ब्रेक हुआ है, जहाँ पे रेजिस्टेंस आया है एंड अब सपोर्ट पे खड़ा है, 142.8 का सपोर्ट है, ठीक है। 142.8 अभी अगर आप देखो वहां से बाउंस बैक मारा है, थोड़ा नीचे जाके 142.8 के आसपास ही है अभी। नेक्स्ट 142.4 है अगला बड़ा सपोर्ट आपके लिए, एंड रेजिस्टेंस 143.45 है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेवल्स मिल जाते हैं 143.45, तो ये ब्रेकआउट इसके ऊपर आते तो आप बाइंग कर सकते हो। और अगर आपको 143.4 के नीचे, 142.4 के नीचे अगर आ जाता है तो आप 142 की तरफ देख सकते हो आराम से।
ठीक है। और यूएसडी जेपीवाई है, इसने पूछा था, तो यूएसडी जेपीवाई भी अगर आप देखोगे ब्रेकआउट मार के बैठा है। वन ये लेवल जो 134.7 है, उधर से ब्रेकआउट मार के 135.2 तक जा चुका है। अगर आप देखोगे वापस वही लेवल पे आ रहा है, तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो ये रिट्रेसमेंट पे बाई कर सकते हो। ये लेवल्स होंगे 144.7 के आसपास, अगर मिलते हैं तो बाइंग कर सकते हो, तो आपको अप मूव खेलने मिल सकता है। पर जेपीवाई में एक और चीज मैं आपको बता दूंगा कि जेपीवाई में अगले हफ्ते उनका नया फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है एंड वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है अगले हफ्ते जेपीवाई में, तो संभाल के ट्रेड लेना, ये ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ओके, जीबीपी जेपीवाई भी है। सब लोग जेपीवाई ट्रेड करते हैं ऐसा मुझे लग रहा है अभी। सबने सारे अलग अलग लोगों ने क्वेरी जेपीवाई की पूछी है। तो जीबीपी जेपीवाई में भी देखोगे ना, तो आप एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखो ये लेवल 162 का लेवल था, जहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, इट वेंट टू 163.75 तक, अब वापस रिट्रेस हुआ है। तो ये जो लेवल्स है 162 पॉइंट, अगर आपको ऐसे 162 के आसपास के लेवल्स मिल जाते हैं, तो आपको अच्छा बाइंग कर सकते हो रिट्रेसमेंट पे। एंड अगर इसके ऊपर जब 163.75 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देते हैं, तो आप बाइंग कर सकते हो 165.5 के हिसाब से। तो जेपीवाई के ये लेवल्स है। बट अगेन मैं वापस बता देता हूँ, जेपीवाई में जो भी आपके ट्रेड्स है, अगले हफ्ते 27 या 28 तारीख को मेरे हिसाब से अनाउंसमेंट आ सकता है नए नए बैंक ऑफ जापान के गवर्नर का। ठीक है, फाइनेंस में, हाँ, गवर्नर का, नया गवर्नर का आएगा। एंड नया गवर्नर जो है वो भी काफी डविश है। उसने भी यही बताया कि वो अभी भी जो पॉलिसी से कंटिन्यू करना चाहता है। ओके, तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स लेना। एक और क्वेश्चन है यूरो ऑड पे। ठीक है, यूरो ऑड भी काफी कम घूमता है एज अ ये, मैं check कर लेता हूँ एक बार। हाँ, 1.55। तो अगर बहुत रेंज बाउंड है, अगर आपको 1.56 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिखता है तो आप खरीद सकते हो। पर अभी एज सच कोई ट्रेड है नहीं। ठीक है, अगर आपको रुकना है बाइंग के लिए, तो ये 1.52 तो बहुत अच्छा लेवल है, बट आने को काफी टाइम लगेगा। पर मे ओवरऑल रेंज बाउंड है, तो ज्यादा ट्रेड करने के लिए है नहीं। ठीक है, तो ट्रेड्स जो भी है आप उसके हिसाब से लेना, रेंज के हिसाब से बाइंग सेलिंग करना। पर कोई एज सच ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और कोई करेंसी या इंडेक्स, किसी को भी कुछ व्यू चाहिए उस पे तो पूछ सकते हो। यूरो कैड। यूरो कार्ड एक्चुअली अगर आप देखोगे, कल अच्छा ब्रेकआउट दिया था यूरो कार्ड ने, एंड वहां से वापस ब्रेक डाउन दे चुका है। ये मैंने चैनल पैटर्न कल ही बनाया था, एंड ये कल अच्छा फॉलो कर रहा था। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, मैंने इधर अलर्ट भी डाला था, पर ब्रेकआउट नहीं आया, एंड अब वापस नीचे आ रहा है। ये लेवल वापस अच्छी बाइंग के लिए रही है 1.424 के आसपास। अगर वापस आपको लेवल मिल गया, तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है, क्योंकि देखो यूरो वीक हो रहा है। तो अगर यूरो वीक हो रहा है, तो आपको बेनिफिट वो है कि वीकनिंग यूरो आपको 1 पॉइंट इधर 1.42 के आसपास लेके आ सकता है। तो अगर वो लेवल आया तो बाइंग कर सकते हो। अगर आपको सपोर्ट, और अगर आपको ऊपर की तरफ बाई करना है, तो 1.44 का ब्रेकआउट के लिए रुकना पड़ेगा। गोल्ड का महेश जी मैंने ऑलरेडी बोल दिया अभी 3 बार, और 1810 का बाइंग है, 1845 एंड 1850 का सेलिंग है। ये दो मेन लेवल्स है। ठीक है, और कोई भी क्वेरी ऑन एनी अदर एसेट क्लास? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेरीज पूछते हो, आप लोग डाउट्स पूछते हो, बिकॉज फिर मुझे लगता है, क्योंकि देखो एज अ वेबिनार जब हम करते हैं, तो मैं एक साइड से बात कर रहा हूँ और आप लोग सब सुन रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग डाउट्स पूछते हो, ये पूछते हो, बिकॉज फिर एक इंटरेक्टिव सेशन बन जाता है, तो वो हमेशा और मजा आता है। वन साइडेड बात करने में इंसान एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता है कि आप लोग कितना समझ रहे हो, सुन रहे हो। तो बेटर है कि जब आप भी बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो मेरे लिए एक्चुअली मैं एंजॉय करता हूँ ऐसे सेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्वेरीज। तो हम अभी चलते हैं जल्दी हमारे टॉपिक की तरफ।
ठीक है, मैं 10 मिनट मैं आपको मिनट्स के बारे में बताऊंगा और फिर हम टेक्निकल की तरफ चलेंगे। तो ये मार्केट की पोजीशनिंग थी बिफोर द मिनट्स के इक्विटीज बुलिश थे पर थोड़ा वीक हो रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, नैस्डैक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स ऊपर से नीचे आ चुका है। ठीक है, ओवरऑल निफ्टी भी आप देख रहे हो बहुत वीकनेस है निफ्टी में फॉर मेनी रीजंस। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स थोड़े वीक है। तो कल जब वो न्यूज आया तो एज सच मार्केट्स हिले नहीं। आज और कल के डेटा पे मार्केट्स अभी मेनली हिलने वाले हैं। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर वीक है एज आई सेड। बॉन्ड यील्ड्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो जब तक वो ब्रेकआउट दे रहे हैं और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड और सिल्वर का ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी रेजिस्टेंस पे, एज आई टोल्ड के क्रिप्टो में अभी बिटकॉइन 25,000 के आसपास खड़ा है। एंड 25,000 जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक बिटकॉइन में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी एंड ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में बड़ी मूव नहीं है। तो 25,000 टूटने के लिए रुकना अप साइड पे, वरना आप रुक सकते हो। अगर 20,000 आया तो वापस बाइंग कर सकते हो। टर्मिनल रेट जो यूएस का फंड्स रेट है, दे आर एक्सपेक्टिंग 5.4% के आसपास का टर्मिनल रेट होगा। एंड ये साल कोई रेट कट नहीं होगा, ये सारे एक्सपेक्टेशन थे बिफोर द मिनट्स। एंड अब हम देखते हैं मिनट्स में क्या हुआ। तो मिनट्स में बेसिकली एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। यस, तो मिनट्स में बेसिकली क्या हुआ है कि अभी अगर आप लोग नोटिस करोगे पहले दो क्वार्टर, पहला एक क्वार्टर अभी तक का जो 2023 का जीडीपी का एस्टिमेट्स आया है वो काफी पॉजिटिव आया है। एंड दिसंबर लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में जो उनका अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर होता है यूएस का, उसका जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा था। आज जीडीपी नंबर आने वाला है। ठीक है, वो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये साल का जीडीपी ग्रोथ कम होगा। एंड अभी का जो नंबर है फेड बोल रही है ये अभी हाई है, बट सेकेंड हाफ तक ये भी कम होने वाला है। ठीक है, तो अगर आज का नंबर आता है थोड़ा हाई तो वापस थोड़ा प्रेशर फेड पे पड़ता है। अगर लो आता है तो फेड के एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल है, तो फेड के लिए कोई चेंज नहीं होता। तो आज का नंबर इंपॉर्टेंट वो भी चीज के लिए। ठीक है, दूसरा है कि इन्फ्लेशन कम होगा, इसका जो रिस्क था वो अभी कम हो रहा है। पहले अगर आप देखोगे एक साल तक हम इन्फ्लेशन के पीछे भाग रहे थे, अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन की इंपॉर्टेंस कम हो रही है। ठीक है, एंड बाकी चीजों की ज्यादा हो रही है। तो इन्फ्लेशन अब उसके हिसाब से कम हो चुकी है। तीसरा है कि 25 बिप्स का हाइक एक्सपेक्टेड है अगले मीटिंग में। ठीक है, और ये 25 बिप्स का हाइक जब आएगा तो मार्केट ऐसा कुछ ऐसा चेंज नहीं होने वाली है। एक और अच्छी बात जो मतलब एक इम्पोर्टेंट बात है जो उन्होंने की कि बहुत सारे मतलब जो फेड के मेंबर्स है उन्होंने 50 बिप्स के लिए भी ओके थे लास्ट हाइक के लिए। इसका मतलब ये है कि आज भी उनमें लोग हैं जो 50 बिप्स करना चाहते हैं। तो अगर डेटा सब दिखाता है कि 50 बिप्स कर सकते हैं तो अगले मीटिंग में वो भी है पॉसिबिलिटी। एंड वो एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है, डॉलर के लिए बड़ा पॉजिटिव। तो उस पर हमेशा ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटीज कितनी बढ़ रही है फॉर 50 और 25। टारगेट फेड फंड रेट 5% का उन्होंने दिया है, लोग 5.4 पकड़ के चल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव था कि 5% मतलब वो लोग कम सोच रहे हैं। ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स आर एनकरेजिंग, डेटा बहुत एनकरेजिंग है। यूएस का डेटा अगर आप देखोगे अभी तक जितना डेटा यूएस में आया सब एनकरेजिंग है। एज सच कोई इशू नहीं है। एंड जो इसलिए वो लोग हाइक करते गए जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक डेटा पॉजिटिव है, अगर डेटा नेगेटिव आया तो उनको शायद रेट कट करने का भी एक चांस मिल जाए। तो हम एज अ बुल आप नेगेटिव डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हो ताकि डॉलर वीक हो और मार्केट्स ऊपर जाए। एज अ बेयर आपको चाहिए कि डेटा स्ट्रांग आए, डॉलर स्ट्रांग हो और मार्केट गिरे। तो ये आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, आप किस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, रिसेशन के पॉसिबिलिटीज को अगेन उन्होंने बोला है कि बहुत ही अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये साल रिसेशन आएगा। एंड डिस्पाइट बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, पर फेड ने वापस बोला है कि नहीं आ सकता है। माइल्ड रिसेशन का वो लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। मोस्ट पीपल, मोस्ट एनालिस्ट, मोस्ट हेज फंड्स एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 23 में एक रिसेशन आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी प्रिपेयर्ड रहना इन ऑल वेज कि ऐसा कुछ आ सकता है तो उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है।
तो आपके ट्रेडिंग को कैसे एडजस्ट करना है वो भी देख लेना। बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिलेंगे जो हेल्प कर सकते हैं, या अगर आप कोई ट्रेडर्स को जानते हो जिन्होंने 2008 में ट्रेड किया है ड्यूरिंग रिसेशन, उनसे भी पूछ लेना कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो इटसेल्फ एक बड़ा बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। एंड अगर आपको चाहिए तो हम एक सेशन रखेंगे हाउ टू ट्रेड ड्यूरिंग रिसेशंस, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप बहुत सीख सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो फेज में बहुत पैसे बनते हैं पर बहुत लोग की अकाउंट जीरो हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कैसे नेविगेट करना। ठीक है, पहले बार फेड ने इस बार आके बोला है कि एसएनपी की जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो बहुत महंगी है, डिस्पाइट इतना गिरने के बावजूद। ये एक बड़ा पॉइंट था मेरे लिए कि यार अगर फेड बोल रहा है कि मार्केट गिर सकता है और भी, एंड अभी भी पी बहुत हाई है, तो एक बार के लिए फेड चाहता है कि मार्केट गिरे। ठीक है, तो इस बार आप समझो कि जब आप एज अ बुल खड़े हो और इंडेक्स खरीद रहे हो, तो सामने बेयर तो आपका फेड ही है। एंड एक बहुत पुराना सेइंग है यूएस ग्लोबल मार्केट में, डोंट फाइट द फेड। ठीक है, तो इसलिए मैं तो अभी डेटा ड्रिवन खुद हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ कि पॉजिटिविटी अगर है तो ठीक है, नेगेटिविटी अगर है तो उसके हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हो, पर ऑप्टिमिस्टिक होने का कोई फायदा नहीं है, स्केप्टिकल होकर ट्रेड करो, क्योंकि सिचुएशन धीरे 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 इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव्स बढ़ रहे हैं। तो आई एम नॉट सेइंग बी बेरिश, बट एक बार के लिए आप स्केप्टिकल होकर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इन्फ्लेशन टू डिक्लाइन इन 24-25, तो पहले बार उन्होंने 2025 की बात की है, अभी तक 24 की बात करते हैं। अब उन्होंने बेसिकली अपने मन में भी 25 सोच के रखा है कि 25 में ही शायद 2% इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये मेन सिनॉप्सिस है फेड के मिनट्स के। ठीक है, एज सच कुछ चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सेम चीज है, डेटा ड्रिवन है, तो अभी आपको डेटा देखना है आज और कल में, एंड उसके हिसाब से मार्केट चेंज होगा। अगला एफओएमसी मार्च 22 को है, तो तभी तक का आपका टाइम है, 15-20 दिन, ऑलमोस्ट 25 दिन है फॉर द नेक्स्ट एफओएमसी। तो उसके पहले मार्केट्स एक बार के लिए गेस करेगी किस साइड पे उसको जाना है, एंड फिर उसके बाद एफओएमसी के हिसाब से आगे बढ़े। ठीक है, तो ये है मिनट्स। तो आज का जो टेक्निकल इंडिकेटर है जिसमें बात करना चाहता हूँ वो है स्टोकास्टिक्स। ठीक है, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, आई एम श्योर बहुत लोग ये यूज करते हैं, एंड ये ऐसा एक इंडिकेटर है बहुत लोग यूज करते हैं, बट बहुत लोग को अभी तक पता नहीं है कि ये होता क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल है समझना कि 0 to 100 में चलता है, अबाउ 70 अबाउ 80 ओवरबॉट है, बिलो 20 ओवरसोल्ड है, बिलो 40 ओवरसोल्ड है। पर इसकी लॉजिक क्या है ना, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज इसकी लॉजिक आप समझ जाओ ना तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा इसको कैसे यूज करते हैं। पहली बात, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो होता है एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। ठीक है, ये आपको बताता है मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। तो अगर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, अगर ये बेसिकली मोमेंटम आपका अबाउ 70 है तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, एंड बिलो 30 है तो मोमेंटम बहुत वीक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ओवरऑल क्या होता है, लोग अबाउ 70 देख के सेल कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब ओवरबॉट है, और उसके बाद और प्राइस ऊपर जाता है एंड उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एंड फिर वो भाव नीचे आता है। ठीक है, ऐसे कभी ट्रेड मत लेना। अगर आप स्टोकेस्टिक यूज करते हो तो समझना वो क्या बताना चाहता है एंड उसके हिसाब से ट्रेड लेना। ठीक है, हमेशा एक 14 डे पीरियड एवरेज होता है, 3 डे का स्मूथिंग होता है, हर सॉफ्टवेयर में जनरली वही होता है, मैं भी वही यूज करता हूँ। तो 14 डेज काफी अच्छा पीरियड है आपको एक आइडिया आने के लिए कि किस तरीके का मूवमेंट होने वाला। ठीक है, डाइवर्जेंस आप समझ सकते हो कि अगर प्राइस गिर रहा है एंड स्टोकास्टिक नहीं गिर रहा है तो समझ जाना एक डाइवर्जेंस है, मूव अभी रिवर्स हो सकती है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोकास्टिक के हिसाब से कैसे डाइवर्जेंस ढूंढते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी भी स्क्रीन पे कि कैसे आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि स्टोकास्टिक का कैलकुलेशन कैसा होता है। तो ये आप देखोगे, हाँ, तो ये एक्सेल शीट में मैंने आपको बताया स्टोकास्टिक कैसे कैलकुलेट होता है। तो पहले एप्पल का एग्जांपल लिया है, एप्पल शेयर्स का। तो पहले हमारा क्लोजिंग प्राइस देखते हैं, एप्पल का ये है, लास्ट 14 दिन में सबसे लोएस्ट क्लोजिंग 145.9 है, सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग हमारा 157.5 है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो क्लोजिंग है उसको हम लोएस्ट क्लोजिंग से माइनस करते हैं, एंड जो हाईएस्ट क्लोजिंग है उसको हम लोएस्ट क्लोजिंग से माइनस करते हैं।
एंड हमें मिलता है 25.8%। ठीक है, जो हम इसको परसेंटेज करेंगे तो 25.8। अब ये 25.8 ये बोलता है कि एप्पल का शेयर अभी ओवरसोल्ड है। ठीक है, अभी ये ऐसी ट्रेजेक्टरी में है जहाँ पे आपको एक वापस ऊपर का मूव दिख सकता है। सेम चीज मैंने गोल्ड के साथ किया कि यहाँ पे हमारा क्लोजिंग था 1830, लोएस्ट क्लोजिंग 1816, हाईएस्ट क्लोजिंग 1890। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इसका जो मोमेंटम आता है 18.9 आता है स्टोकेस्टिक। मतलब गोल्ड भी ओवरसोल्ड है एज पर दिस। प्राइसेस रैंडम है, करंट प्राइसेस सारे नहीं है, तो मैं ये एग्जांपल के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, तो अगर आपको कभी ट्राई करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो एंड आपको आइडिया आ जाएगा ये क्या बोलना चाहिए। ठीक है, ब्लाइंडली कभी बाय सेल मत करना सोच के 40 के ऊपर है या 70 के ऊपर है, ऐसे मत करना। हमेशा मैं बोलता हूँ समझना कि कोई इंडिकेटर क्यों ऐसा दिया हुआ है एंड उसकी क्या रीजनिंग है। ठीक है, एंड अभी सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर मैं आपको बताऊंगा कि लोग हमेशा स्टोकास्टिक और आरएसआई को साथ में रखते हैं एंड कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ एक बार। अ, मैंने ईडीएक्स में इधर बताया। ठीक है, अब से गोल्ड का है, मैं ईडीएक्स निकाल देता हूँ और मैं स्टोकास्टिक ऐड करता हूँ। ठीक है, अब मैंने स्टोकास्टिक ऐड कर दिया गोल्ड के लिए। अब ये दो लाइन दिख रहे हैं आपको स्टोकास्टिक में, राइट? ये आपको एक लाइन आपका 14 डे मूविंग एवरेज रहेगा। ठीक है, एंड दूसरा लाइन आपका स्टोकास्टिक लाइन रहेगा। तो आपको उस हिसाब से आपको देखना है कि कैसी मूवमेंट आ रही है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो कि डे डे चार्ट के हिसाब से स्टोकास्टिक काफी नीचे आ चुका है। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 10-12 के लेवल पे है, मतलब गोल्ड काफी ओवरसोल्ड है स्टोकास्टिक के हिसाब से। पर अगर आप देखोगे ये ओवरसोल्ड ऑलमोस्ट 20 दिन से है। पर अगर आप 2 फेब पे खरीदते तो आपकी अभी भी आप 2 फेब 3 फेब 1940 के लेवल से ये ओवरसोल्ड है। ठीक है, एंड आप देखो भाव क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टोकास्टिक हमेशा अकेले नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक स्क्रीन नहीं दिख रहा, ओके स्क्रीन नहीं दिख रहा, सॉरी सर, क्यों नहीं? ठीक, अब दिख रहा है ना? यस। तो अ, इसमें क्या हुआ है कि हाँ, मैं गोल्ड का चार्ट बता रहा था। तो डे चार्ट है स्टोकास्टिक का, ये मेरा स्टोकास्टिक इंडिकेटर है। 14 का मेरा ये है और 3 का स्मूथिंग रखा है मैंने। ठीक है, अगर आप देखोगे ये डे चार्ट के हिसाब से तो ये काफी टाइम से ओवरसोल्ड है पर रिवर्सल आया नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको 30 मिनट्स में देखूं तो आप देख सकते हो कि अब वापस ओवरसोल्ड की तरफ है। यही इधर भी ओवरसोल्ड था 1824 के आसपास। तो एक चीज आप समझ सकते हो कि स्टोकास्टिक छोटे टाइम फ्रेम पे बेटर चलता है। हाँ, तो छोटे टाइम फ्रेम पे स्टोकास्टिक बेटर चलता है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे नहीं चलता है। तो अगर आपको यूज करना है आप 1 आवर और 2 आवर में काफी अच्छा आपको स्टोकास्टिक का ये मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखो कि अभी भी गोल्ड वीक हो रहा है पर एज सच ओवरसोल्ड के लेवल्स पे अभी तक नहीं आया है, तो आप थोड़ा और रुक सकते हो बाइंग करने के पहले। जैसे मैंने बोला 1810, शायद वहां पे आपको ये कंप्लीटली सॉरी ओवरसोल्ड दिखे। तो इसमें आप डे चार्ट के हिसाब से मत लेना। आपको 1 आवर 2 आवर या इवन 30 मिनट्स के हिसाब से आप देखोगे तो आपको काफी अच्छा रीडिंग मिलेगा। तो 30 मिनट्स के आप दिखा देख सकते हो कि यहाँ पे काफी बॉटम आ चुका है। एंड अगर आप एक और चीज देखोगे, अगर आपको डाइवर्जेंस ढूंढना है, ठीक है, अगर आपको डाइवर्जेंस ढूंढना है तो आप देखो कैसे ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे इसका प्राइस, ये देखो ये आपका एक अच्छा लाइन है। अब ये जो February 22 को जो बना था आपका लो, ठीक है, ये लो के आसपास का जो आरएसआई है, अभी हम वही प्राइस पे खड़े हैं। पर इधर का जो आरएसआई नहीं, सॉरी स्टोकास्टिक है, अब बट स्टोकास्टिक हायर है। ठीक है, ये बताता है कि एक डाइवर्जेंस बन रहा है गोल्ड में। ठीक है, विच मीन्स कि अगर डेटा पॉजिटिव आए तो आपको एक अप मूव दिख सकता है गोल्ड में। ठीक है,
तो ऐसे डाइवर्जेंसेस फाइंड कर सकते हो स्टोकेस्टिक में। और अब मैं आपको मेन समझाता हूँ, अगर स्टोकेस्टिक के रिलेटेड और कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। स्टोकेस्टिक यूज ऐसे करते हैं बाइंग और सेलिंग में, एंड हमेशा स्टोकेस्टिक को दूसरे इंडिकेटर को रख के यूज करना, साथ में मत यूज करना, अकेले मत यूज करना, सॉरी। हमेशा 2 या 3 इंडिकेटर, जैसे मैंने यहाँ पे MACD भी रखा है और मैंने यहाँ पे RSI भी रखा है, तो मैं तीनों रख के देख रहा हूँ कि कैसा है। अगर आप देखोगे RSI पे ओवरसोल्ड एज सच नहीं है, स्टोकेस्टिक में ओवरसोल्ड है, एंड डाइवर्जेंस ये MACD में अगर आप देखोगे तो और नेगेटिव है। तो 3 में से 2 इंडिकेटर नेगेटिव है और 1 इंडिकेटर पॉजिटिव है, ठीक है। तो वैसे भी आप ट्रेड ले सकते हो कि आपके कितने इंडिकेटर एट वन पॉइंट बाई या सेल बता रहे, ठीक है। तो आप मर्ज करके भी बना सकते हो। तो किसी को कोई डाउट है स्टोकेस्टिक में, कोई भी ये है, कोई भी क्वेश्चन है, स्टोकेस्टिक यूज करते हैं कैसे करते हैं, बेसिक आइडिया आ गया आपको, फॉर्मूला कैसे आता है, क्या आपका आइडिया है समझने के लिए। बेसिकली आप ये समझना चाहते हो कि लास्ट 14 दिन में, सॉरी, ये प्राइस कितना डाइवर्ज हुआ है अपने अभी के प्राइस, सॉरी। तो उस हिसाब से हम बनाते हैं एक स्टोकेस्टिक नंबर, एंड उस हिसाब से हम देखते हैं मोमेंटम फेवर में है कि नहीं है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड मैं अभी एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टोकेस्टिक और RSI कितना अलग है, ठीक है। लोग जनरली इसको मर्ज करते हैं, जैसे RSI में भी कॉन्सेप्चुअली सेम है कि अबाव 70 ओवरबॉट है, बिलो 40 ओवरसोल्ड है, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, ठीक है। RSI क्या करता है ना, RSI आपको एक RSI स्पीड बताता है, ठीक है। RSI आपको आपको वेलोसिटी जो हम बोलते हैं कि कितना फास्ट मूव हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे आपको पता है ओवरबॉट है, मतलब ये बहुत जल्दी अभी पलट सकता है, एंड अगर ओवरसोल्ड है तो बहुत जल्दी अभी यहाँ से टर्न हो सकता है। पर जो स्टोकेस्टिक है वो आपको स्पीड नहीं बताता है, स्टोकेस्टिक आपको बताता है कि नीचे है कि ऊपर है, स्पीड RSI से लेना है। इसलिए लोग एक और ये यूज करते हैं स्टोकेस्टिक RSI, दोनों मिला के एक इंडिकेटर है जहाँ पे आपको स्पीड और मोमेंटम दोनों दिखता है, तो आप दोनों उसमें देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप RSI में देखो, RSI की कैलकुलेशन अभी आई एम श्योर बहुत लोग ने RSI अपने पूरे करियर यूज किया रहेगा, बट ये पता नहीं होगा, ठीक है। RSI की कैलकुलेशन कैसे होती है, 14 दिन के प्राइसेस निकालो, आप देखो हर दिन कितना गेन या लॉस हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये आपका गेन या लॉस आ गया हर दिन का, ठीक है। ये मैं इफ स्टेटमेंट मार के एक्सेल में पता किया कौन सा मेरा लॉस है और प्रॉफिट है, फिर मैं देखूं कितने गेन्स है वो अलग कर दूं, कितने लॉसेस है वो अलग कर दूं, ठीक है। सम ऑफ ऑल द गेन्स मेरा इधर आ गया, ठीक है। मतलब लास्ट 14 दिन में मुझे $55.9 के गेन्स मिले गोल्ड पे, एंड -$34.5 के लॉसेस हुए। इससे एक चीज समझ जाता है कि इतना एक बेसिक आइडिया आ गया कि मोमेंटम अपसाइड पे है, ठीक है। एवरेज गेन मेरा $4 है, एवरेज लॉस $2.5 है, ठीक है। इससे फिर मैं RSI की कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। एवरेज गेन माइनस डिवाइड बाय एवरेज लॉस 1.62 आता है, ठीक है। फिर ये RSI का फॉर्मूला है 100 माइनस 100 इंटू 1 प्लस 1.162, जो ये नंबर है हमारा, ठीक है, जिससे हमें RSI मिल जाता है 62, मतलब ये ओवरबॉट है। ऐसे कैलकुलेट होती RSI, ठीक है। अभी आप देखोगे ये अगर 62 आया और अगर आप इसका स्टोकेस्टिक निकालो, ठीक है, एंड स्टोकेस्टिक भी 62 आया, मतलब ट्रेंड अपसाइड पे है एंड ओवरबॉट है, पर मूव खत्म नहीं हुआ है। सपोज इसका अगर आपको RSI 62 आया और आपका स्टोकेस्टिक 40 आया, तो आपको पता है कि ट्रेंड खत्म हो चुका है, पर अभी भी वेलोसिटी के वजह से ऊपर है, तो शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो एंड वो यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टोकेस्टिक और RSI के फर्क आप समझोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा, एंड स्टोकेस्टिक यूज करके आपको हमेशा एक आइडिया आएगा कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इस पे, एनी डाउट, कोई भी आपको पता करना है या कंफ्यूजन है, पूछ सकते हो मुझे। एनी डाउट, एनीवन? कॉम्प्लिकेटेड लगा, डिफिकल्ट लगा समझने के लिए, कोई भी इशू वो बता सकते हो। हमारा आइडिया ये है कि हम आपको ये नॉलेज दे और आपके जैसे आप समझना चाहते हो वैसे दे,
तो अगर किसी को कोई भी डाउट है आप मेरे को बता सकते हो, कोई भी दिक्कत तो बता सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चंस है नहीं अभी। तो मुझे बेसिकली यही समझाना था आपको स्टोकेस्टिक में, मैं इन शॉर्ट ही समझा रहा हूँ। मेरे को लॉन्ग समझा के फायदा है नहीं, क्योंकि मुझे पता है समझना चाहिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा फॉर श्योर। आप वो आप देख सकते हो, वो टीम से पूछ सकते हो, वो लोग रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको। एंड अगेन देखो, अभी स्टोकास्टिक अगेन एक्सप्लेन करना देखो लंबा है, तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड वो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो कि वापस एक और बार आप समझ सकते हो, कि वापस पूरा समझाना टू डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत कुछ समझाया मैंने स्टोकास्टिक के बारे में। ठीक है, अगर अगर आप लोग को लगता है कि आप रिकॉर्डिंग में आपको एक और अच्छा रिवीजन हो जाता है, तो फॉर श्योर आप वो रास्ता भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे आज इंटरेक्ट करके। प्लीज अगले 2 दिन बहुत अच्छे से ट्रेड करना, ज्यादा ओवर लेवरेज मत करना अपने आप को, रिस्क है मार्केट में एंड वन साइडेड मूव आ सकते हैं, तो प्लीज उसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स प्लान करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू उमंग जी, थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने जो आज आए क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू दीक्षिता, महेश जी, हितेश जी जिन्होंने क्वेश्चंस पूछा, मैं सबका नाम बता रहा हूँ, राकेश जी, थैंक यू एवरीवन आज आने के लिए, वेबिनार के लिए। एंड विपुल जी, तो मिलते हैं अगले हफ्ते वापस एक नए वेबिनार, नए टॉपिक लेके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।